नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे होंगे, भारत देश में, अपने देश में इस समय एक चुनावी माहौल है जो दिन पर दिन तेज़ी से बदलता जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव की डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक जो सरकार ने, एक चुनाव आयोग ने एक डेट दी थी, टेंटेटिव डेट, वो 16 अप्रैल दी थी। तो शायद लगता है कुछ जल्दी ही चुनाव की जो डेटों की चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता भी शायद लागू हो जाएगी। लेकिन इसी के बारे में आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन राजनीतिक दलों का एक समीकरण है वो बनता और बिगड़ता जा रहा है। सारे समीकरण जो 6 महीने पहले जो बने थे वो लगभग अब ख़त्म हो चुके हैं। और साथ में जो अभी एक जो किसान आंदोलन का एक मुद्दा चल रहा है, ये भी एक जो चुनावी माहौल है इसको बनाने बिगाड़ने का काम करेगा। अभी कल की ही सोनिया जी का एक वो है कि वो इस बार चुनाव जो है रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। शायद वो राज्यसभा से आज अपना नॉमिनेशन कर दें, राजस्थान राज्यसभा से वो आएंगी। तो इससे एक मैसेज जो साफ जा रहा है कि जो एक इंडी गठबंधन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसका अब कोई वजूद बचा नहीं है। क्योंकि आप भी अब देख रहे होंगे कि कई जगह से कांग्रेस को बिल्कुल ही बहुत कम सीटें मिल रही हैं। कहीं उनको नकार दिया गया है, कहीं उनको बिल्कुल ही साफ मना कर दिया है, कहीं उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, उनसे बैठ के वो बात भी नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में जब चुनाव आयोग से चुनाव में जो इंडी गठबंधन का जो ये हासिल हुआ है, इसी को देखते हुए शायद अब सोनिया जी को भी डर लग रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं जीत सकती। उनका बेटा राहुल जी तो पहले हार चुका है और इस बार राहुल गांधी की जो वायनाड से, जो केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से भी उनको दिक्कतें महसूस हो रही हैं। क्योंकि वहाँ की पार्टी ने भी इस बार उनको अपना समर्थन देने से मना कर दिया है। और इसी को देखते हुए सोनिया जी ने अब राज्यसभा का रुख कर लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी भी कीमत पे अब शायद रायबरेली से चुनाव ना जीत पाएं। क्योंकि इस समय रायबरेली और यूपी का एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि जब से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से वहाँ एक माहौल जो है हिंदूमय बना हुआ है। और कांग्रेस की तरफ से सोनिया जी को बुलाया गया था वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में, वो नहीं गई। खड़गे जी को बुलाया गया था, वो भी नहीं गई। और अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया था, वो भी नहीं गए। तो इससे एक इनके जो यूपी में एक जो खास एक इमेज बन गई है, वो तो खैर पहले से इनकी इमेज जो है एंटी हिंदू तो पहले से ही है। ये इमेज जो बनी हुई है, इसी पे इन्होंने एक ठप्पा लगा दिया है, जिससे अब इनको डर लगने लगा है कि वो अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती, नहीं जीत सकती। शायद इसीलिए वो राजस्थान से अपना आज से नॉमिनेशन फाइल कर दे। तो हम ये बात कर रहे थे चुनाव में बिगड़ते और बनते माहौल की। अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस का जो एक पतन है वो इतना नीचे जा चुका है कि शायद वो अब दोबारा उभर के आने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसी उम्मीद को और पक्का कर दिया है सोनिया गांधी का जो इलेक्शन ना लड़ने से। अब उनके कार्यकर्ताओं में, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें और पार्टी में एक बहुत बड़ी एक ऐसी मायूसी जी छा गई है। वो बिल्कुल निराश और हताश हो गए हैं कि शायद वो अब कुछ नहीं कर सकते। जैसे ममता जी ने तो कह ही दिया था कि वो 40वीं सीट अगर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी का तो सपना शुरू से ही रहा है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत। और मोदी जी से पहले सपना था महात्मा गांधी जी का। उन्होंने तो स्वयं कहा दिया था कि भाई अब देश आज़ाद हो गया है और कांग्रेस का जो एक हमने गठन किया था, जो एक इसकी रूपरेखा तैयार करी थी, जो इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। तो अब कांग्रेस को ख़त्म करके जो भी अपना दल बना करके अपना अलग इंडिपेंडेंट अपने दल बनाओ, जिसको भी चुनाव लड़ना है, और अपने देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन जवाहर ने गांधी जी की बात नहीं मानी, और क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस का एक जनाधार बन चुका है पूरे देश में, तो उसी जनाधार को, गांधी जी के आंदोलन के जनाधार को कैश करते हुए नेहरू परिवार, गांधी परिवार जो है नकली गांधी परिवार, वो उसको अपनाता हुआ चला गया और कांग्रेस का सत्ता सुख वो भोगते चले आए। लेकिन अब आपको पता है सोशल मीडिया और मीडिया इतनी एडवांस हो चुकी है
कि अब इनकी दाल गलेगी नहीं। अब इनके जो पुराने कारनामे हैं वो सब जनता के सामने आ रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा, बुजुर्ग बुजुर्ग, सबको पता है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे करे हैं और क्यों इनकी ये दशा होती जा रही है, बिल्कुल गर्त में जा रहे हैं। अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ममता जी ने तो बोल दिया 2 सीटें दूंगी बंगाल में, आपको 42 में से कुल 2 सीटें देंगे, जिन पर आप पिछली बार चुनाव लड़े थे या जीते थे। अगर वो चाहिए तो बोलो, वरना अपना रास्ता नापो आगे का। अब सबसे बड़ी बेइज्जती कर दी इनकी अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में तो साफ मना कर दिया, अगर भाई नहीं, यहाँ आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ की सीट का मना कर दिया। अब दिल्ली में भी देखो, कुल वो 1 सीट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कांग्रेस के लिए एक शर्मनाक क्या हो सकता है। यानी कि दिल्ली में से 7 सीटों में से केवल 1 सीट दे रहे हो, और वो भी ये कह के दे रहे हैं कि हम तो एक गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, वरना तुम तो 1 सीट के लायक भी नहीं हो। कांग्रेस को साफ बोल दिया। कल तक की जो पार्टी कांग्रेस को गालियाँ दे करके चुनाव जीत करके आगे आई, आज वो कांग्रेस की हैसियत दिखा रही है 1 सीट की। सही है, कांग्रेस की हैसियत शायद दिल्ली में 1 सीट की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़ा दिया है कि भाई ना तुम्हारा कोई राज्यसभा में है, ना तुम्हारा कोई लोकसभा में है, एमएलए भी तुम्हारे कुछ नहीं है, और पार्षद भी कुल 250 में से 9 जीत के आए हैं। तो कांग्रेस का क्या है दिल्ली में? कुछ नहीं, 0। ना उसका कोई संगठन है, ना उसका कोई आगे की रूपरेखा है। और अब तो सोनिया जी ने जब से राज्यसभा से जाने का निर्णय लिया है, तब से तो कांग्रेस में बिल्कुल मायूसी छा गई है। अब कांग्रेस का जो पतन है वो निश्चिंत है। सोनिया ने जैसे हथियार डाले हैं अपने, इससे कांग्रेस का पतन बिल्कुल निश्चिंत है। और ये 40 सीट भी मोदी जी ने कहा है कि ले जाए तो उनके लिए शुभकामनाएं होगी। इसका मतलब कि वो शायद 40 सीट भी ना ले पाए, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के कंट्रोल में हैं। अब यूपी में भी इनका बिल्कुल समीकरण बिगड़ चुका है। अखिलेश यादव भी उनको कुल 11 सीट दे रहे थे टोटल। अब वो उसमें से भी वो भी आंख दिखा रहे कि नहीं, तुम्हारे बस की ये भी नहीं है, हम तुम्हें ये कुछ नहीं देंगे। अब जयंत चौधरी जी जब से बीजेपी में आए हैं, तब से तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का बिल्कुल ही सारा समीकरण, जो रणनीति सारी फेल हो गई है। और जैसे ही मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, तब से तो यूपी में एक अलग तरह की एक लहर बन गई है। खासकर यूपी में नहीं, जो जैसे जहाँ चौधरी चरण सिंह जी का एक प्रभाव था, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने सर्व समाज के लिए बहुत काम किए। उन्होंने सर्व समाज को जोड़ने के लिए, गरीब मजदूर के लिए, हित के लिए उन्होंने बहुत योजनाएं बनाई, और उनको काफ़ी हद तक उन्होंने पूर्ण भी किया। अब जैसे सरकारी कर्मचारियों को देख लो आप, सरकारी कर्मचारी आज जो भी बोनस लेते हैं, जो भी किसी भी विभाग में है, सरकारी कर्मचारी भी, यहाँ तक कि जो बोनस मिलता है उनको, वो भी चौधरी चरण सिंह जी का ही दिया हुआ है। तो चौधरी चरण सिंह जी की जो एक योजना थी, उसी का आज भी अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी प्राइवेट कंपनियों की तरह अपना एक बोनस का एक उनको मिलता है। बड़ा उनको एक अच्छा जो एक स्कीम जो चौधरी चरण सिंह जी ने चलाई थी, आज तक वो चली आ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी एक सर्व समाज के नेता थे, हर समुदाय के नेता थे। अब जब से उनको भारत रत्न दिया गया है, हालांकि कांग्रेस को बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस तो ऐसे काम नहीं करेगी ना। कांग्रेस को तो उल्टे और दूसरे काम करने हैं, जिससे कि एक तुष्टिकरण की नीति को हमेशा फॉलो करते हैं। तो मैं कह रहा था, जब से चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया गया है, उनका सम्मानित किया गया है, तब से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी जो ऐसा समुदाय है जो बिल्कुल अब बीजेपी का बहुत बड़ा एक एहसान सा मानने लगे हैं। और इस तरह से जो मोदी जी की जो ये रणनीति थी, या जो समझ लो एक जो भी उनको सम्मान के पात्र थे उनको दिया गया है, बहुत बड़ा काम किया है। देश की जनता की भावना को समझने में अगर किसी नेता के पास कोई सामर्थ्य है, तो वो केवल मोदी जी के पास दिखाई देता है। मोदी जी देश की जनता की हर नब्ज को समझते हैं, जानते हैं, और उसके अनुसार वो काम करते हैं। कांग्रेस में ऐसा कोई भी नहीं दिखता जो जनता की नब्ज को पहचानता हो। कांग्रेस एक एसी रूम कंपनी है, फैक्ट्री है, जहाँ एसी में बैठ के जो कुछ 2-4 जो कांग्रेस के चापलूस टाइप के जो नेता हैं, वो स्कीमें बनाते हैं और उनको बता देते हैं, और उनको फॉलो करते हैं, और नतीजा कांग्रेस 0।
दिन पर दिन कांग्रेस जीरो होती जा रही है। अब आप देख लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, कितने बड़े बड़े उनके पुराने एक जो नेता थे, चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उनको उन्होंने बाहर कर दिया। ऐसे ही आप इसमें और भी कई आपको ऐसे जो उनके गुलाम नबी आज़ाद थे जम्मू कश्मीर से, कितने बड़े पुराने नेता थे, वो भी चले गए। कल ही अशोक चौहान महाराष्ट्र से जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो चले गए, छोड़ के बीजेपी में आ गई। मिलिंद देवड़ा वो जीत करके वो भी दूसरी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस में जो एक भगदड़ की जो एक स्थिति बन गई है, कांग्रेस में बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुनाव आने तक या चुनाव की जो टिकटें डिक्लेयर होंगी तब तक शायद इसमें कोई चुनाव लड़ने वाला ही ना बचे। कि जो लगता होगा 1-2 सीट निकाल के ले आएंगे, शायद वो स्थिति इनकी अब बिगड़ती जा रही है। और इस स्थिति का फायदा कौन उठाएगा, किसको मिलेगा? सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि और कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखती है जो बीजेपी के मुकाबले में मजबूत हो और कांग्रेस का अपना वोट शेयर उनके पास शिफ्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो ये अभी किसानों का जो मुद्दा जिसको गर्म किया है, इसमें शायद ये काफ़ी बैकफुट पे जाएगी। क्योंकि इस किसान आंदोलन में कुछ ही संगठन है, जो मेन संगठन थे वो इस किसान आंदोलन में नहीं है। और ये तो पूरा ही एक प्रायोजित हो चुका है, बिल्कुल प्रायोजित संगठन है खालिस्तानियों का। इसमें कोई किसानों का खास इसमें योगदान नहीं है। आप जैसे देख रहे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ घूम रही हैं, बड़े बड़े जो बयान दे रहे हैं वो कहीं से भी नहीं लगते वो किसान होंगे। उनके हाथ देखोगे तो ऐसे लगेंगे जैसे कभी उन्होंने हल्के हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग कैसे घूमता है। तो वे किसान नहीं है, वे किसान के नाम पे केवल एक राजनीति कर रहे हैं और एक देश का जो एक चुनाव का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए इन्होंने किस टाइम में एक अपना ये चुनाव किसान आंदोलन का जो मुद्दा उठाया है, ये टाइमिंग कितनी इन्होंने वैसी चुनी है। अब भाई देश में अभी 5-7 दिन में हो सकता है कि चुनाव आयोग की घोषणा हो जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब स्थिति क्या होगी? सरकार को मजबूरी इनको उठाना पड़ेगा और ये उसका रोना पीटना बचाएंगे, जबकि उनसे कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि जनता अब बहुत कुछ समझ चुकी है अब ये कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है। क्योंकि खालिस्तानियों का संगठन आजकल जो मेन हेडक्वार्टर कनाडा में है, ये भी आप सबको पता ही होगा। कनाडा से ही खालिस्तानी गठबंधन संगठन का संचालन होता है। अब कनाडा से भारत की बिगड़ी हुई है। मोदी जी ने कई बार जस्टिन ट्रूडो को तगड़ी फटकार लगाई है, उनको समझाया कि तुम अपनी औकात में आ जाओ और जो इनको खालिस्तानियों को या अलगाववादियों को तुम शरण लेना बंद करो और हमारे देश के खिलाफ कोई भी अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं को मत चलाओ। रोकी भी यही रिपोर्ट आ चुकी है कि खालिस्तान को कनाडा प्रमोट कर रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप सोचिए कि चुनाव के समय बिल्कुल चुनाव के समय जो ये किसान आंदोलन चला गया है, ये टोटली प्रायोजित है। ये कनाडा की तरफ से प्रायोजित है, क्योंकि इसमें हमारी जो मेन जो किसान भारतीय किसान यूनियन है वो भी इसमें नहीं आई है। पिछली बार जैसे बताते हैं कि 500 से ज़्यादा संगठन किसान आंदोलन में थे जो 13 महीने चला था। इसमें तो कुल 100-125 किसान आंदोलन ही बताए जा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है। और जो पीछे जो किसान आंदोलन थे, जो पंजाब के जो किसान आए थे, वो सब क्या था, अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, चुनाव लड़े और सब हारे। तो इसलिए मैं तो कहूँगा चौधरी सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी गरीब किसान मजदूरों के लिए, भाई अपना तुम दुश्मन पहचानो और बोलना सीखो, दुश्मन पहचानो और बोलना सीखो। लेकिन हमारे किसान भाई मजदूर जो खासकर किसान जाट समाज से आते हैं, काफ़ी और दूसरे समाज से भी आते हैं, वो सब थोड़ा सा अपने आप को समझे और देखें कि किस सरकार ने आज तक उनको क्या दिया है। कौन सी सरकार उनके 10-15 साल रही है। पंजाब में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, सेंटर में रही है कांग्रेस की सरकार, जब उन्होंने क्या दे दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठी है 10 साल से, इन्होंने दिल्ली के किसानों को क्या दे दिया? जो वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी इनको किसानों को प्रमोट कर रही है, दिल्ली में क्या दे दिया? दिल्ली में बताता हूँ मैं, रावता एक गांव है, मेरी बुआ जी है वहाँ। उस रावता गांव में कम से कम 250 एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जो 15-20 साल से खेती नहीं हो पा रही है। इतना गंदा पानी, सीवर का पानी उसमें भरा रहता है, लेकिन उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। वे किसान नहीं है। वहाँ कई गाँवों का इतना बुरा हाल है कि आप शाम के टाइम वहाँ से निकल नहीं सकते, नाक दबा के निकलना पड़ेगा आपको। क्योंकि गुड़गांव की जितनी भी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनका सबका गंदा सीवर का पानी वहीं आता है। वो कोई जमुना का पानी नहीं है,
गंदा पानी, सीवर का पानी उनके खेतों में भरा हुआ है 15-20 साल से, और आज तक उन किसानों को 1 रुपये का मुआवजा नहीं है। अब आप सोचो कि वैसे तो कहते हैं हम किसानों के लिए कर रहे हैं, ये किसान यूनियन या जो किसान संगठन बने हुए हैं उनको क्या दिल्ली के गांव दिखाई नहीं देते? दिल्ली के गांव दिखाई देते कि दिल्ली के गांव का कितना बुरा हाल है। उनकी ज़मीन नीचे से गल चुकी है, मकान बनाए तो 5 फुट के बाद गड्ढा खोदेंगे तो उसमें पानी आ जाता है, और बिल्कुल सड़ांत का एकदम एरिया हो गया है। तो किसान आंदोलन के ज़रिए जो सरकार जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, ये शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। और कांग्रेस का तो वैसे ही कोई वजूद नहीं है इस टाइम, वो तो वैसे ख़त्म है। तो कांग्रेस का जो ख़त्म होना निश्चिंत है वो होगा। जैसे मुग़ल राज ख़त्म हुआ, अंग्रेज राज ख़त्म हुआ, ऐसे ही कांग्रेस का राज्य भी ख़त्म हो चुका है। ये समझ लो इसकी एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। बाकी अब देश हमारा बहुत आगे जा चुका है, लोग सब समझ चुके हैं। सोशल मीडिया और मीडिया ने काफ़ी अपना एक अहम रोल निभाया है, जिससे जनता हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है और एक निर्णय ले रही है। उस निर्णय का ही कारण है कि हमारा देश इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छी लाभकारी योजनाएं ला रहा है, जिससे कि हमारे देश की चारों तरफ से मजबूती भी हो रही है, और हमारे देश का एक अंदरूनी विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी विकास से चिड़ मच करके ये कनाडा भी कोशिश कर रहा है देश में अस्थिरता लाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। हमारे देश का नागरिक अब सजग, जागरूक और सक्षम है। हमारा देश अब विकसित देश होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। 2047 तक हमारा देश जरूर विकसित देश बनेगा। और यहाँ अब देखो चारों तरफ शांति का माहौल है, लेकिन कुछ लोग ये शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कामयाब नहीं होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को ज़रा थोड़ा अपने सही बिल्कुल टाइमली एक एक्शन लेना चाहिए। जो पिछली बार जो काफ़ी लेट हो गया था, इनकी बात सुन करके, इनको बिठा करके, समझा करके और रास्तों को खुलवाना चाहिए। आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर करते हुए मोदी जी को इस समस्या से जल्द निजात पाने में भगवान सद्बुद्धि और शक्ति देंगे। आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।